इतिहास कभी मरता नहीं है, वह बस सही समय का इंतजार करता है। दोस्तों, रूस ने आज वही किया है। उसने दूसरे विश्व युद्ध की धूल में दबे ऐसे दस्तावेज चीन के हाथ में सौंप दिए हैं जो जापान के अतीत ही नहीं बल्कि एशिया की आज की राजनीति को भी कटघरे में खड़ा कर सकता है। इन फाइलों में दर्ज है वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान किए गए वे घिनौने अपराध जिन्हें दशकों तक या तो छुपाया गया या भूल जाने को कहा गया। खास तौर पर एक ऐसी आर्मी यूनिट के बारे में जानने के बाद आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे ऐसे खतरनाक मानव एक्सपेरिमेंट्स जो आपके दिल दहला देंगे। दोस्तों, ये सिर्फ बीते जमाने की बात नहीं है, यह है यादों की राजनीति जहां इतिहास अब एक हथियार बन चुका है। जब पुराने जख्मों को सही समय पर खोला जाता है तो उनका असर सिर्फ यादों तक सीमित नहीं रहता बल्कि मौजूदा सत्ता संतुलन को भी प्रभावित करता है। आज के इस एपिसोड में हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये दस्तावेज असल में हैं क्या और इनमें ऐसा क्या दर्ज है। यूनिट 731 ने इंसानियत के खिलाफ कौन कौन से खौफनाक अपराध किए थे। रूस ने ये सभी फाइलें अब इसी समय चीन को क्यों दी और इसका जापान, चीन, रूस और अमेरिका के बीच चल रहे वैश्विक पावर गेम पर क्या असर पड़ सकता है। चलिए कहानी में उतरते हैं जिसे दुनिया शायद एक बार फिर याद नहीं करना चाहती थी। चलिए उस अंधेरे अध्याय की ओर बढ़ते हैं जिसे समय ने दबाने की कोशिश की थी लेकिन सच आज फिर सामने खड़ा है। स्क्रल फ्रेश में आपका स्वागत है। दोस्तों, रूस ने चीन को सोवियत जमाने के कुछ गोपनीय रिकॉर्ड दिए हैं। ये वो दस्तावेज हैं जिनमें जापानी युद्ध अपराधों का लिखित मुहरबंद सबूत है। इनमें मिलिट्री रिपोर्ट्स, जापानी अफसरों के पूछताछ के नोट्स और उन ट्रायल्स के रिकॉर्ड शामिल हैं जो सोवियत यूनियन ने विश्व युद्ध खत्म होने के बाद किए थे। ये कागजात बताते हैं कि जापान ने चीन की जमीन पर सिर्फ फौज नहीं भेजी बल्कि इंसानों पर प्रयोग किए, जैविक हथियारों का इस्तेमाल किया और पूरी दुनिया से ये सब छुपाने की कोशिश की। चीन अब इन दस्तावेजों को अपने नेशनल आर्काइव्स, प्रदर्शनियों और मीडिया के जरिए दुनिया के सामने रख रहा है ताकि सबको दिखाया जा सके कि जमीनी हकीकत क्या थी। इस पूरी चर्चा का केंद्र है यूनिट 731। यह इंपीरियल जापानी सेना का एक अति गुप्त जैविक और रासायनिक युद्ध अनुसंधान केंद्र था जो चीन के मंचूरिया क्षेत्र में स्थित था। यहाँ पर मानवीयता की सारी सीमाओं को पार करते हुए बंदियों और नागरिकों पर जीवित अवस्था में अमानवीय चिकित्सीय प्रयोग किए जाते थे। लोगों को जानबूझकर प्लेग, हैजा, एंथ्रेक्स जैसे घातक रोगाणुओं से संक्रमित किया जाता। उनके अंगों को बिना एनेस्थेशिया के निकाला जाता और ठंड, विस्फोट तथा विभिन्न हथियारों के प्रभाव का अध्ययन उनके शरीर पर किया जाता था। यह सब वैज्ञानिक प्रगति के नाम पर किया गया एक संगठित सामूहिक हत्या और यातना का अभियान था। रूस द्वारा सौंपे गए दस्तावेजों में इन्हीं प्रयोगों की विस्तृत जानकारी, तिथियां, स्थान और संलग्न अधिकारियों के नाम दर्ज हैं, जो पहले से मौजूद सबूतों को और मजबूती प्रदान करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि रूस ने ये दस्तावेज अभी इस समय पर क्यों दिए। इसका उत्तर केवल आर्काइव्स में नहीं बल्कि वर्तमान वैश्विक राजनीति के जटिल समीकरणों में छिपा है। आज की दुनिया में जापान अमेरिका का एक प्रमुख सहयोगी है जो यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पर लगे प्रतिबंधों का समर्थन करता है और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने की रणनीति में अहम भूमिका निभाता है। वहीं दूसरी ओर पश्चिम से अलग थलग पड़े रूस और अमेरिका के साथ प्रतिस्पर्धा में लगे चीन के बीच रक्षा, ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्रों में रिश्ते मजबूत हुए हैं। ऐसे में रूस का यह कदम एक सोची समझी राजनीतिक चाल से कम नहीं है। यह जापान को उसके अंधेरे अतीत की याद दिलाने, पश्चिम को यह दर्शाने कि रूस के पास अभी भी ऐतिहासिक दबाव बनाने के तरीके हैं और चीन को जापान के खिलाफ एक प्रचारात्मक हथियार देने का एक बहुआयामी कूटनीतिक संदेश है। यह सिर्फ कागजात का हस्तांतरण नहीं बल्कि पॉलिटिक्स ऑफ मेमोरी का एक शक्तिशाली प्रहार है। चीन इन नए एविडेंस का इस्तेमाल अपने मौजूदा एजेंडे 8 को और गति देने के लिए करेगा। वह लंबे समय से अपने एजुकेशनल करिकुलम्स, म्यूजियम्स और मीडिया के माध्यम से जापानी युद्ध अपराधों को उजागर करता रहा है। अब ये दस्तावेज उसके लिए एक और मजबूत औजार साबित होंगे। चीन इनके जरिए यह रेखांकित करेगा कि जापान ने सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि सरकारी स्तर पर अनुमोदित व संचालित योजनाबद्ध अत्याचार किए। वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों जैसे यूनाइटेड नेशंस और विभिन्न एजुकेशनल करिकुलम्स में इन्हें पेश करके जापान की शांति प्रिय छवि पर दबाव बनाने का प्रयास करेगा। खासकर उन समयों में जब कोई जापानी नेता या सुकुनी मंदिर का दौरा करता है या इतिहास को नरम ढंग से पेश करने की कोशिश करता है। जापान के लिए यह एक गंभीर कूटनीतिक चुनौती है। एक तरफ उसने युद्ध के बाद शांतिवादी संविधान अपनाकर और कई मौकों पर खेद जताकर अपनी छवि बनाई है। दूसरी तरफ रूस चीन द्वारा इस तरह के दस्तावेजों को बार बार सामने लाने से पूर्वी एशिया में, विशेषकर चीन और कोरिया में जन भावनाएं फिर से उत्तेजित हो जाती हैं और जापान पर अपने अतीत के प्रति और अधिक स्पष्ट व ईमानदार रुख अपनाने का दबाव बढ़ता है। यह स्थिति उन रूढ़िवादी राजनीतिक ताकतों की स्थिति को भी कमजोर करती है जो इतिहास को हल्का करके पेश करना चाहते हैं। इस पूरे प्रकरण को रूस, चीन और जापान अमेरिका गठबंधन के बीच बढ़ते भू राजनीतिक
प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में देखना जरूरी है। क्वाड जापान, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया जैसे गठबंधनों के माध्यम से इंडो पैसिफिक में चीन को संतुलित करने की कोशिशों के बीच रूस और चीन इन ऐतिहासिक दस्तावेजों का इस्तेमाल नैरेटिव को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए कर रहे हैं। वे स्वयं को फांसीवाद के खिलाफ लड़ाई के नायक के रूप में प्रस्तुत करते हुए जापान को एक ऐसे देश के रूप में चित्रित करना चाहते हैं जिसने अपने अतीत से पूरी तरह सामना नहीं किया। इससे क्षेत्रीय विश्वास, रक्षा सहयोग और लोक राय सभी प्रभावित होते हैं। राजनीति से अलग हटकर देखें तो इस पूरी कहानी का एक मानवीय पक्ष भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये दस्तावेज उन हजारों लाखों लोगों की पीड़ा को एक तरह से स्वीकार करते हैं जिनकी आवाज दशकों तक दबाई गई या जानबूझकर अनसुनी कर दी गई। जिन परिवारों ने अपनों को खोया, उनके लिए यह सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि देर से मिली एक नैतिक मान्यता है। यह हमें एक कठोर सच्चाई भी याद दिलाता है। इतिहास को कितनी ही देर तक दबाया जाए, सच अंततः किसी न किसी रूप में सामने आ ही जाता है। दस्तावेज, गवाहियां और रिकॉर्ड समय के साथ चुप नहीं रहते, लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं होता। रूस का यह कदम केवल अतीत की परतें खोलने तक सीमित नहीं है। यह आज की दुनिया में चल रहे शक्ति संतुलन, कूटनीति और सूचना युद्ध का भी हिस्सा है। इतिहास अब सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक औजार बन चुका है। अब सोचने वाली बात यह है, क्या जापान को अपने अतीत के इस अध्याय को लेकर और ज्यादा स्पष्ट और जिम्मेदार रुख अपनाना चाहिए? और क्या रूस और चीन वास्तव में सिर्फ सच्चाई सामने ला रहे हैं या फिर इतिहास को अपने मौजूदा हितों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? आप इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर साझा करें।